Hello everybody, welcome to our channel Edu Learner। जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब तक हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। अब हम किन्हीं भी दो चार्जेस की जो सिमिट्री बनती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अलग अलग पोजीशंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसकी एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक्चुअल में ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर है और ना ही जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, एक ऐसा पॉइंट जो कहीं पे भी सिचुएट हो सकता है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब होता है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्चुअली ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉन्फ़िगरेशन है दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का। मीन्स लाइक दिस, ये कोई भी दो चार्जेस आपके पास हैं, लेट अस कंसीडर -q प्लस q, which are actually separated by a certain distance known as 2a। इसको हम 2a इसलिए ले रहे हैं कि हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन को टैकल करें तो हमें जो डिस्टेंस है वो a भी मान सकते हैं हम, लेकिन a का हमें हाफ करना पड़ेगा, हर बार a/2 लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2a कंसिडर कर लिया है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है? एक्चुअल में जब आपके पास कोई भी एटम होता है, किसी भी एटम के अंदर यू नो वेरी वेल दैट आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपके ऑर्बिट्स हैं इस तरीके से, और ऑर्बिट्स में कौन है जी? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको हम कहते हैं। जब हम किसी भी चार्ज, मतलब कोई भी बॉडी है आपके पास, मान लो हम पॉजिटिवली चार्ज जोड़ को लेके आते हैं इसके पास, तो क्या होगा? एक्चुअली देयर इज अट्रैक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो सिचुएशन है वो ऐसे बन जाती है हमारी इस तरीके से। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल में एक तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट में एट लास्ट यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। न्यूक्लियस यहीं पे रह जाता है और इलेक्ट्रॉन सभी के सभी एक तरफ आ जाते हैं। देन व्हाट हैपेंड, एक तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पूरा पॉजिटिव चार्ज, और उनके बीच में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस वाले सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फुल वर्जन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये देखिए अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। कोई भी चार्ज आप पिक कर सकते हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, इनटू व्हाट 2a, द डिस्टेंस बिटवीन देम। This is known as electric dipole moment. What is the SI unit here? Electric dipole moment vector quantity है। SI unit क्या होगी इसकी? यूनिट बन गई जी कूलम मीटर। बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम के अंदर, याद होनी चाहिए आपको SI यूनिट क्या होती है इसकी।
इसके बाद इसकी डायरेक्शन की बात हम करते हैं। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अंदर? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, यानी कि पी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्चुअल में कहीं रिलेट करते हैं या उनके बीच में कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो किस चीज़ को लेकर डिफरेंस है। चलिए देखते हैं अभी हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। ऑल दे हैव द सेम मीनिंग, सभी का एक ही मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है सबका मतलब। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैंने ई वेक्टर लिख दिया है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द axial line of an electric dipole, of an electric dipole। स्कूल में या किसी भी बुक के अंदर जब आप इसको देखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एज ए स्केलर क्वांटिटी दिखाई देता है, एज ए वेक्टर क्वांटिटी आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे, हम डायरेक्शन को भी लेके चलेंगे साथ में। तो देखिए ये हमारे पास डायपोल है, दिस इज आवर डायपोल, माइनस क्यू हमने यहाँ पे ले लिया जी, दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ये हमने मान लिया कि यहाँ इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कंसीडर्ड है, पहले से ही तय है। ये क्या हो गया जी, मिड पॉइंट हो गया डायपोल का, ओ पॉइंट, इनके बीच का जो गैप है विच इज एक्चुअली 2a, इनके बीच का गैप 2a हो गया। अब इसकी एक्सियल लाइन कौन सी है, ये वाली इसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, तो हमने इस एक्सियल लाइन के ऊपर ये कोई भी पॉइंट P कंसीडर कर लिया है, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी आएगा और इस चार्ज की वजह से भी आएगा, यानी कि हमें एक्चुअल में नेट फाइंड आउट करने की जरूरत है। यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा अप्लाई कर देंगे, इसीलिए आपको सिखाया गया कि सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आ गया, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले इस डायपोल के सेंटर से ये जो P पॉइंट आपने कंसिडर किया है, इसकी डिस्टेंस को कंसिडर कर लीजिए जी। यहाँ पे हमने मान लिया जी डिस्टेंस है r डिस्टेंस के ऊपर है P पॉइंट, जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हो गया जी, आपको पता है इधर वाली डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये r होगी, तो ये वाला डिस्टेंस बन गया आपका r प्लस है, ये डिस्टेंस आ गया जी आपका r प्लस है। ठीक उसी तरीके से ये जो प्लस आपका पॉजिटिव चार्ज है Q और पॉइंट P है, इसके बीच का जो गैप है वो आपके पास आ गया जी r माइनस है। अब हमारे पास सभी डिस्टेंसेज आ चुकी हैं, हमारे पास चार्जेस हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो ये वाला बन गया, यानी कि ये बन गया आपके पास, हमने मान लिया
E1 मान लिया, इसको हमने E1 वेक्टर नाम दे दिया है। इस ड्यू टू दिस पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो कैसा बन जाएगा जी, इनवर्ड बन जाएगा E2 वेक्टर। हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की वजह से पहले हम देखेंगे जी E1 वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए E1 वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। E1 वेक्टर कौन है जी? E1 वेक्टर एक्चुअली E1 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना है आपका। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी K Q डिवाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द चार्ज Q इज एक्चुअली R माइनस A। तो हमने ऑलरेडी निकाला था, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर लगा दिया। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर को भी साथ में इंक्लूड किया है तो डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस हो गया जी? हमने एक्स एक्सिस अगर इसको कंसीडर कर रखा है, हमने एक्स एक्सिस माना है इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी आई कैप। ये डायरेक्शन भी आ गई आपकी। बजाय इसके कि हम ये लिखें बार बार अलोंग, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है अलोंग ओपी लिखें, या यहाँ से कोई एक पॉइंट और पिक करें, यहाँ पे कोई पॉइंट शो करें, वाई बी वेस्टिंग आवर टाइम? क्यों हम अपना टाइम खराब करेंगे? हम सीधी सी बात है यहाँ पे सीधा लगा देंगे जी आई कैप, मतलब साफ हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस हो गया जी। ठीक इसी तरीके से अब हम E2 को कैलकुलेट करेंगे तो E2 वेक्टर जो हमारा बनेगा वो बन गया जी KQ डिवाइड बाई, अब देखिए Q एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं। डोंट पुट द नेगेटिव सिंबल, नो नीड। यहाँ पे सीधा पुट कीजिए जी R प्लस A और इसका स्क्वायर, और साथ में आ गया बेटा माइनस आई कैप। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो यहाँ पे लिखा है बच्चे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा प्लस Q की वजह से है। ये जो मैंने E2 लिखा है ये बेटा हमारा माइनस Q की वजह से है। अब हम यहाँ पे नेट निकालेंगे तो नेट का देखिए E नेट या E एक्सियल लिख दिया मैंने, E एक्सियल लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं, नेट आ गया ये आपका। तो E एक्सियल इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास KQ डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है जी आई कैप है। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये माइनस आई कैप है तो ये प्लस वाला जो सिंबल है ये नेगेटिव बन जाएगा। मतलब क्या आ गया यहाँ से आपके पास वही KQ डिवाइड बाई R प्लस A होल स्क्वायर और आई कैप। यहाँ से बेटा आई कैप और K को हम और Q को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा KQ, ठीक है भाई, और इनटू यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, और साथ में आ गया बच्चे आई कैप डायरेक्शन के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे माइनस कैसे बन गया। कुछ ऐसे ही बस तुक्केबाजी नहीं मारनी है कि जी एक माइनस वाला था एक प्लस वाला था, नहीं। इट हैपन्स ड्यू टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से ऐसे हुआ क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं बच्चे। यहाँ पे जो E एक्सियल है आपके पास वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया जी KQ इनटू, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम कितना बन गया जी आपके पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये A माइनस बी होता है ये A प्लस बी होता तो आप सब जानते हो कि क्या बनता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लेकिन क्या है A माइनस बी का होल स्क्वायर है और A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अब हमारे पास
सबसे पहला जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया जी, ऊपर हमारे पास आ गया जी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ में आ गया बेटा आई कैप। अब इसको ओपन कर देंगे बच्चे, ओपन करेंगे तो क्या बन गया जी के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए मैं ओपन करते जा रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, नेगेटिव सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली, और नीचे आ गया बेटा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आ गया बच्चे आई कैप। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गई है क्वांटिटीज, क्या मिला यहाँ पे अब आपको के क्यू इंटू ये आपके पास आ गया जी 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर एंड आई कैप। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमें पता है के क्यू, हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दें इंटू 2a कर दिया मैंने यहाँ पे, 4a को हमने 2a कर दिया इंटू, फिर से मैं लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैंने लिख दिया है इसको 2a और साथ में लिख दिया जी r, ये आ गया जी हमारे पास, और डिवाइड बाई लिख दिया भाई हमने क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और आई कैप। इसके बाद हमारे पास ये जो टर्म है हमारी q इंटू 2 है, देखिए ये वाली दिस वन, ये वाली जो टर्म है हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, दिस इज एक्चुअली नोट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो हम इसको क्या लिख देंगे जी, देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है जी ये आ गया बच्चे हमारे पास के पी 2ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द पी एक्सियल। ये एक्सियल लाइन के ऊपर आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब इसके अंदर भी कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन वो स्पेशल केस है। हम जब हमसे पूछा जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, रटा रटाया जो स्पेशल केस है वो भी कर देते हैं, वो हमसे पूछा ही नहीं उसने। अगर वो हमसे नहीं पूछता है तो हम क्यों करेंगे। जब हमसे पूछा ही गया है कि भाई एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम एक्सियल लाइन के ऊपर ही जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम रहने देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ से देखिए अभी आप ये हमारा क्या आ गया 2ar और ये 2ar, ये हमारा बन गया, अच्छा एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, सॉरी, ये a नहीं आएगा बच्चे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, दिस इज एक्चुअली व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इसके बाद देखिए अब बारी आती है, देखिए इसको याद रखिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको आप कह सकते हो 2kpr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है स्पेशल केस क्या है इसके अंदर, स्पेशल केस क्या है। देखिए स्पेशल केस ये है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो P पॉइंट है, ये तो भाई एक्सियल लाइन तो इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं हम, P पॉइंट तो बहुत ज्यादा दूर हो सकता है। मतलब ये है कि डाइपोल तो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है। अब इन्फिनिटी के ऊपर अगर ये P पॉइंट है या कहीं पे भी एक लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर अगर सिचुएट कर दिया हमने इस पॉइंट P को, तो R की जो वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई। इसका मतलब यहाँ पे स्पेशल केस क्या बना कि R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन अगर A है, वो कंडीशन लिख के देता है आपको एग्जाम के अंदर। अगर ऐसा है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे हमारी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा बन जाएगा 2kp वेक्टर, ठीक है जी। और साथ में कौन था जी हमारे पास, R था,
डिवाइड बाई, हमें पता है ए को हम क्या कर देंगे जी, नेगलेक्ट कर देंगे, तो आर की पावर 4 बन गई, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 3, मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2kp वेक्टर डिवाइड बाई, साथ में आई कैप भी है, डिवाइड बाई बेटा आर क्यूब और आई कैप। सो दिस इज द स्पेशल केस। ठीक इसी तरीके से न्यूमेरिकल के अंदर भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है। आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और डायपोल की वैल्यू बहुत कम है। डायपोल की वैल्यू मिलीमीटर में है और आपके पास आर की वैल्यू मीटर में दे रखी है और बहुत बड़ी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर कंपेरेबल वैल्यू है, दोनों की आसपास वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तब अगर हमने इस फॉर्मूले का यूज किया तो हमारा न्यूमेरिकल कभी सही नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास ये वाला जो है एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे लिखा, तो क्या है स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का क्या रिलेशन बन गया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड द आर क्यूब। इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन बोथ द केसेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देना है, आई कैप को हटा देना, सिर्फ ई एक्सियल लिख देना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। अब अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लेट अस सी, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं जी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये तो था जी एक्सियल लाइन के ऊपर, नाउ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये वही हमारा डायपोल है, ये हमने ले लिया जी, चलिए प्लस क्यू मान लिया कि और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ले लो। ये हमने मान लिया जी हमारा माइनस क्यू है, ये वही हमारा मिड पॉइंट है, वो ये वही हमारा गैप है दोनों के बीच का 2a। ये 2a तो इधर वाला कितना रह गया जी, आपको पता होना चाहिए a, इधर वाला भी कितना हो गया जी a। अब इस इक्वेटोरियल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये लीजिए, ये हमने इक्वेटोरियल लाइन बना लिया है। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया है जी, पी पॉइंट है मान लीजिए, ये हमने मान लिया जी पी पॉइंट है हमारा। पी पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं जी। और कितने डिस्टेंस के ऊपर हमने कैलकुलेट किया जी इसको, कहाँ पे हमने मान लिया इसको, आर डिस्टेंस के ऊपर। अब हम देखेंगे कि भाई इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइक दिस, इस तरीके से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, E1 हमने इसका नाम दे दिया। ठीक इसी तरीके से हमारे पास माइनस क्यू है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जी वो इस तरीके से बनेगा, भाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, इनवर्ड हो जाएगा। और इसका हमने नाम रख दिया है जी E2 वेक्टर। ये हमने कहा कि भाई ये एंगल थीटा है, आपको पता है ये वाला एंगल भी थीटा है। अब इसके अंदर भी हम वेक्टर का इस्तेमाल करके, वेक्टर का यूज करके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
बहुत सिंपल मेथड है, कहीं पे भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए E1 को हम कैसे लिखने वाले हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, ये A है, ये R है, तो ये वाला कितना बन गया भाई, ये बन गया बेटा हमारे पास R² + A² अंडर द रूट। पहली बात तो है ये भी सेम है और ये भी सेम है, क्योंकि ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो इससे ये वाला पॉइंट और इससे ये वाला पॉइंट, यानी कि जो P पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है आपका, उसका इस वाले से और इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली है। अब हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम E1 को लिखेंगे, तो E1 हमारे पास क्या बनेगा। E1 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो E1 वेक्टर हमारे पास क्या बना भाई, देखिए यहाँ पे E1 वेक्टर, जब हम रिजल्टेंट की बात कर रहे होंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और रिजल्टेंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, हालांकि एक सीधी सी बात है, ये एंगल थीटा है, ये वाला भी थीटा हो गया, ये वाला भी हो गया, तो पूरा कितना बन गया आपके पास, देखिए ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है जी, और ये वाला एंगल भी क्या है जी, थीटा है। तो सिंपल सी बात है कि पूरा एंगल 2 थीटा लेके और पैरेललोग्राम का यूज कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है हमारे लिए, उसमें हमें एंगल्स को याद करना पड़ेगा कि पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू क्या आएगी। इससे अच्छा है कि हम इसको वेक्टरली सॉल्व करें। तो वेक्टरली कैसे सॉल्व करेंगे, E1 एक वेक्टर है, इस वेक्टर को रिजोल्व करना है जी दो कंपोनेंट में। तो ये लीजिए जी, हमने दो कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर दिया है, एक कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट आ गया जी इसके ऊपर। अब हमें पता है ये वाला जो कंपोनेंट बना ये बन गया जी E1 cos थीटा, और साथ में क्या लगा दिया जी I कैप। ये वाला जो कंपोनेंट बना जी ये बन गया जी हमारे पास E1 sin थीटा, और साथ में आ गया जी J कैप। ठीक उसी तरीके से अब E2 है, तो E2 के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो ये भी बन गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया जी E2 cos थीटा I कैप, और एक कंपोनेंट कहाँ गया जी इसका, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और ये वाला जो कंपोनेंट है जी ये बन गया जी आपके पास E2 sin थीटा, और साथ में आ जाएगा बेटा -J कैप। ये वाला कंपोनेंट, इस तरीके से आपके दो कंपोनेंट बन गए हैं। मतलब अगर आप चाहो तो मैं यहाँ नीचे एक डायग्राम और बना देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऊपर समझने में। ये आपका E1 वेक्टर था, ये आपका E2 वेक्टर था, यहाँ हमने इनका रिजोल्यूशन किया है, तो एक कंपोनेंट E1 का ये वाला बन गया, E1 आपका cos थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, और एक कंपोनेंट बन गया जी वर्टिकल, जिसका नाम आपने रखा जी E1 sin थीटा, क्योंकि y पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है तो J कैप। एक अब ये वाला भी क्या है जी एंगल थीटा है, तो E2 वेक्टर का एक कंपोनेंट इसी के ऊपर आ गया यहाँ पे, और इसका नाम क्या है जी E2 cos थीटा I कैप, और इसका एक कंपोनेंट बेटा यहाँ पे बन गया, और इसका नाम क्या है E2 sin थीटा -J कैप, ये बन गया जी आपके पास। तो यहाँ पे अब आपके पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए सारा का सारा मसाला तैयार है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। और हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी E1 वेक्टर हमारे पास क्या है, E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे जी E1 वेक्टर, हमारा दो कंपोनेंट में रिजोल्व हमने कर दिया, तो हम लिखेंगे जी E1 cos थीटा I कैप प्लस E1 sin थीटा J कैप। इस तरीके से हमने लिख दिया भाई इसको, ये वाला आ गया जी आपके पास। ठीक उसी तरीके से अब हम लिख देंगे जी E2 वेक्टर को, तो E2 वेक्टर हमारे पास कितना बना जी E2 cos थीटा I कैप प्लस E2 sin थीटा -J कैप। मतलब ये है कि E2 वेक्टर जो हमारे पास बना वो कितना बन गया जी E2, और लिख के हम इसको लिख सकते हैं E2 cos थीटा I कैप माइनस E2
साइन थीटा जे कैप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमने वेक्टरली इसको लिख दिया है। हमसे पूछ सकता है कि भाई आपको वेक्टरली इसको सोल्व करना है, वो नहीं पूछता वो एक अलग बात है, बट अगर वो पूछ लेगा तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे सामने जो सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से हम उसको टैकल कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो आप इजीली बता सकते हो कि जी मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए E1 और E2 को हम ऐड करेंगे, ई नेट निकालेंगे। तो जब ई नेट निकालेंगे तो आपको पता है इधर भी आपके पास E1 है, E1 है, E2 है और E2 है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं जी। E1 का मैग्नीट्यूड कितना है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। चलिए देखते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले चलिए मैं ई नेट लिख देता हूँ। ई नेट या ई इक्वेटोरियल निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब हमारे पास E1 की वैल्यू भी है और E2 की वैल्यू भी है। E1 हमारे पास ये रहा भाई, देखिए E1 कोस थीटा आई कैप प्लस E1 साइन थीटा जे कैप। फिर हम लिखेंगे बेटा प्लस E2 कोस थीटा आई कैप माइनस E2 साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया है। अब आप कहोगे सर कैंसिल क्यों कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना बचा। पहले मैं ये लिख देता हूँ E1 कोस थीटा आई कैप प्लस E2 कोस थीटा आई कैप। ये इसलिए कैंसिल आउट कर दिया बिकॉज क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर। E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और कैसे है, यहाँ पे देखिए अगर मैं E1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ, इस चार्ज की वजह से लिख रहा हूँ, तो आपको पता है वैल्यू क्या लिखी जाएगी, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है, पहले अंडर रूट कर देते हैं चलिए, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। ठीक इसी तरीके से जब हम E2 का मैग्नीट्यूड निकालने की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस क्योंकि सेम मैं पहले बता चुका हूँ मैं आपको, स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर बराबर है तो ई इक्वेटोरियल हमारे लिए बहुत आसान हो गया अभी। और क्या वैल्यू आ गई थी, यहाँ से हम सीधा लिख देंगे, दोनों बराबर हैं तो हमने लिख दिया जी 2E1 या E2 जो भी आपका मन करे कोस थीटा आई कैप। इज दैट क्लियर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। अब हम किसी का भी एक का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे उसको रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल तरीका है, ई इक्वेटोरियल हमारे पास बन गया जी, ई इक्वेटोरियल बन गया जी 2E1 की वैल्यू या E2 एक ही बात थी, 2 के आपके पास Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ गई। और साथ में क्या आ गया बच्चे, साथ में आ गया बेटा कोस थीटा और आई कैप। अब देखिए किसी भी एक ट्रायंगल का यूज कर लीजिए, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, मान लो ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट आपने बी मान लिया। चाहे आप ट्रायंगल ले लो AOP या आप ले लो बेटा BOP। अब यहाँ से हम लेंगे जी फ्रॉम ट्रायंगल AOP हमने ले लिया, मान लो ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है। अब इस AOP के अंदर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा किसके बराबर होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी आपके पास, बेस ये रहा जी A है, A डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट है। तो कोस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट
साथ में क्या है बच्चे, इसको नहीं भूलना है आई कैप। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया आपके पास, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू के पी वैक्टर, पी वैक्टर पी कहाँ से ले लिया भाई अभी हमने, एक मिनट ले लिया, ये तो हमारा क्या था 2kq था, पी कहाँ से ले लिया हमने, q। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे। अब चाहो तो आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली यहाँ पे q इंटू 2a कर देंगे, आप देख रहे 2 है q है और a है, तो q इंटू 2a बन गया, तो क्या बन गया kp बन गया अभी, ठीक है जी। kp वेक्टर डिवाइड बाई हमारे पास आ गया भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3/2, और साथ में क्या आ गया बच्चे आई कैप। मतलब इक्वेटोरियल हमारा क्या बन गया भाई, इक्वेटोरियल हमारे पास बन गया। अच्छा स्पेशल केस चलिए अभी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई इक्वेटोरियल की, जब हमसे कोई स्पेशल कंडीशन पुट करके वो नहीं पूछ रहा है, वो हमसे सीधा रिजल्ट खाली पूछ रहा है, तो हम उस रिजल्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब तक स्पेशल केस नहीं पूछता है हमने पुट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आके बेटा हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाता है। अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट नहीं करना है कि भाई कुछ भी उसने हमसे पूछा ही नहीं और हम उसको बताए जा रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। सिर्फ इतना निकाल के हम खत्म कर देंगे। कंडीशन अगर वो अप्लाई करता है तो कंडीशन को पढ़ेंगे, कंडीशन को पढ़ने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात, ये आई कैप अभी पॉजिटिव है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लंब आएगा। हमसे डायरेक्शन पूछता है, बच्चे को डायरेक्शन का पता नहीं चलता क्योंकि उसने डायरेक्शन निकाली ही नहीं, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड को निकाल लिया, डायरेक्शन के बारे में उसको पता नहीं। हमें पता है नेट कहाँ जा रहा है, नेट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब यही वाला केस ऐसे भी हो सकता था, हम चाहें तो इसको भाई ये अगर नेगेटिव हो जाता और ये वाला पॉजिटिव हो जाता, तो हमें पता है पॉजिटिव इधर जाता, नेगेटिव ये वाला बन जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाता, तो ये माइनस आई कैप हो जाता। मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन इधर भी आ सकता है। अगर किसी बच्चे ने इसको माइनस ले लिया है, इसको प्लस ले लिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा ये ना सोचे कि भाई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, मेरा तो रिजल्ट नेगेटिव बन गया, नहीं, विच इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली 101% करेक्ट। तो ये था हमारे पास। अब इसका जो स्पेशल केस है वो क्या बनेगा, स्पेशल केस बनेगा जी अगर हमारे पास आर की वैल्यू, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन भी भाई हम बहुत ज़्यादा कितनी भी डिस्टेंस के ऊपर भी पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल केस बन गया बेटा आपके पास, स्पेशल केस बना कि आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन, अगर ए है तो ए नेगलेक्ट हो जाएगा और ई इक्वेटोरियल जो बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा जी के पी वेक्टर डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए इसको नेगलेक्ट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, आर क्यूब आ जाएगा आपके पास और आई कैप। तो ये ए इक्वेटोरियल बन गया। अब क्या आपको यहाँ पे कोई रिलेशन नजर आ रहा है इक्वेटोरियल में और एक्सियल के अंदर, क्या कोई आपको दिख रहा है कि भाई कोई रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ई इक्वेटोरियल का जो रिजल्ट है वो आधा आ गया, हाफ आ गया किसका, ई एक्सियल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ई एक्सियल क्या था हमारे पास, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। ई एक्सियल वेक्टर हमारे पास आया था जी 2kp वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब आई कैप। तो इनके बीच का रिलेशन हम देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन सीधा सीधा बन गया कि भाई ई एक्सियल जो है या ई इक्वेटोरियल जो है, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे जी ई एक्सियल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, या इसका उल्टा लिखना है तो उल्टा भी लिख सकते हो, खाली मैंने मैग्नीट्यूड शो किया बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या थी, अगर उल्टा ले लेते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी। एक्सियल में और इक्वेटोरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है उसके बीच का एंगल भी तुमसे पूछ सकता है,
पूछेगा भाई ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाले हैं इनके बीच के एंगल क्या हो सकते हैं। तो एंगल क्या हो सकते हैं, अभी हम देख रहे हैं दोनों के लिए आई कैप है। तो एक एंगल तो क्या हो सकता है भाई 0 डिग्री हो सकता है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे इधर इसको शो करते हैं, अगर इसको नेगेटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो दूसरा हमारे पास कितना हो सकता है बच्चे 180 डिग्री हो सकता है। तो ये बहुत माइनर से क्वेश्चन है, लेकिन यही हमें मार्क्स भी दिलाते हैं और हमारे मार्क्स कटवा भी देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब इन दोनों का बाप आने वाला है। इन दोनों का बाप आने वाले का मतलब है कि भाई ये पहले वाला रिजल्ट भी याद कीजिए, इसको करके देखिए डेरिवेशन को। कुछ बच्चे हैं जो क्रैम करने की कोशिश करते हैं, क्रैम नहीं हो सकते। उनको हमेशा समझिए कि क्या हमसे पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, हम कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाए, और छोटा सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए मजे करते हैं छोटे सॉल्यूशन के साथ। अब हमारे पास बारी है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे और उसी रिजल्ट से देखिए हम इक्वेटोरियल का रिजल्ट भी निकालेंगे और एक्सियल का भी निकालेंगे। सो लेट अस सी, देखते हैं भाई कैसे करेंगे उसको। मतलब एक तीर से दो निशाने हमने सुने ना, अब हम एक तीर से 3 निशाने मारेंगे और तीनों निशाने एकदम परफेक्ट लगेंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं। चलिए एक तीर से 3 निशाने कैसे लगाए जाते हैं देखते हैं भाई। चलिए जी, अब हम करने वाले हैं हमारा केस नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to an electric dipole चलिए, एट एनी पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो ना एक्सियल के ऊपर है ना इक्वेटोरियल के ऊपर है, कहीं पे भी है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। ये हमारे पास डाइपोल है भाई, ठीक है जी। इस तरीके से हमने डाइपोल बना लिया है। अब यहाँ पे आपने मान लिया ये माइनस क्यू है, ये आपने ले लिया है जी प्लस क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इश्यू। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें बनेंगी। अच्छा चलिए, अभी हमने इक्वेटोरियल वाले पे इसको हमने प्लस लिया था, इसको हमने माइनस लिया है और हमने उल्टा कर दिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं क्या बनता है जी हमारे पास। आपको ये वाला केस भी क्लियर हो जाएगा। फिर ये हमारा मिड पॉइंट हो गया जी। वो हमने पॉइंट ले लिया भाई यहाँ पे, ये वाला जो पी पॉइंट है भाई, अभी ना तो ये एक्सियल पे है जी और ना ही ये इक्वेटोरियल पे, ये कहीं पे भी है। और ये पी पॉइंट हमने कहाँ पे ले लिया है जी, एट ए डिस्टेंस आर पे ले लिया है जी, जो एंगल आर डिस्क्राइब कर रहा है, सॉरी एंगल थीटा डिस्क्राइब कर रहा है इस डाइपोल के साथ। डाइपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब एंगल बना लिया ना भाई, इसका मतलब अब हम इस जो पी वेक्टर आपका जो माइनस यानी कि जो पी वेक्टर है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन है, तो हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन कैसे होगा देखिए, एक कंपोनेंट हमने ये वाला बना लिया भाई, ठीक है जी, इस तरीके से। ये वही माइनस क्यू, ये वही आपका प्लस क्यू, और एक कंपोनेंट हमने बना लिया बेटा यहाँ पे, ये वही आपका माइनस क्यू, और एक जो है पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वही आपका प्लस क्यू। यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट हो गए हमारे पास 2
और दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये वाला आपको पता है, ये कंपोनेंट क्योंकि थीटा है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब ये कंपोनेंट बन गया बेटा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया आपके पास ये वाला, ये बन गया बेटा P sin थीटा। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं, P cos थीटा और P sin थीटा, ये कंपोनेंट हमारे पास बन गए हैं। अब P पॉइंट को देखिए, अगर आप डायपोल ये वाला ले रहे हो अभी, यानी कि कंपोनेंट P cos थीटा वाला ले रहे हो, तो P cos थीटा के लिए P पॉइंट हो गया भाई एक्सियल लाइन के ऊपर, और एक्सियल का जो रिजल्ट था हमें पता है, हमने निकाला था, तो ये हमने लिख दिया जी E एक्सियल वेक्टर। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम इस वाले डायपोल को लेते हैं, यानी कि इस कंपोनेंट को लेते हैं P sin थीटा को, क्योंकि P वेक्टर एक्चुअल में दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया, P sin थीटा और P cos थीटा। तो जब हम P sin थीटा की बात करेंगे इस वाले की, तो P पॉइंट कहाँ पे आ गया जी, एंगल कितना बना हुआ है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, तो ये बन गया जी। लेकिन अभी हमने रिजल्ट निकाला था, तो उसके हिसाब से जो E इक्वेटोरियल बनेगा बेटा वो इधर बन जाएगा, अगर इसको प्लस लेते इसको माइनस लेते तो इधर बन जाता, बस इतना ही गैप है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास कितना आ गया जी, E इक्वेटोरियल बन गया भाई। नेट निकालना है जी, तो नेट निकालने का सबसे आसान साधन हमारे पास उपलब्ध है, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास आ गया जी E नेट वेक्टर, E नेट, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ज्यादा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी, यहाँ पे चलिए E नेट, ये आपके पास E नेट वेक्टर आ गया है। यहाँ पे हमने एंगल अगर बनाना है भाई, हमने ये वाला एंगल बना दिया है, मान लीजिए अल्फा डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, तो ये हमने ले लिया जी अल्फा इज द एंगल, भैया जो रिजल्टेंट वेक्टर वो एक्सियल के साथ बना रहा है। आपको पता है ये वाला जो बनेगा ये E एक्सियल हो गया, ये वाला जो बना वेक्टर ये आपका E इक्वेटोरियल हो गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको रिजल्ट लिखना है। पहले ये देखिए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका मेन डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, P वेक्टर है, डायरेक्शन आपको बता दी है, एंगल थीटा डिस्क्राइब कर रखा है, R पोजीशन वेक्टर अगर हम इसको कहें तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बना दिए मैंने। एक कंपोनेंट ये वाला है भाई, दिस वन, देखिए ये वाला, यानी कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की P वेक्टर की इधर है, और एक ये वाला, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है बेटा वो कहाँ पे, इधर है, लाइक दिस। तो दोनों एक्चुअल में कैसे कंपोनेंट हो गए बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई सबसे पहले E एक्सियल को लिखेंगे, तो E एक्सियल वेक्टर हमारे पास कितना बना, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हम डायरेक्शन लास्ट में इसकी बता देंगे। तो हमारे पास E एक्सियल क्या बन गया जी, एक्सियल के ऊपर रिजल्ट हमने निकाला था, रिजल्ट आया था जी 2kp, ठीक है, डिवाइड बाई r3। लेकिन अब हम खाली P नहीं ले सकते, अब हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। कंपोनेंट कौन है जी, एक्सियल लाइन के अलोंग, क्योंकि P पॉइंट अगर ये वाला कंपोनेंट हम ले रहे हैं तो एक्सियल लाइन पे पड़ता है, तो ये क्या आ गया जी P cos थीटा, तो 2kp cos थीटा बन गया बच्चे यहाँ पे, और E इक्वेटोरियल क्या बन गया हमारे पास, kp sin थीटा डिवाइड बाई r3 बन गया भाई। अब E नेट निकालना है, तो E नेट निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया जी, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है E एक्सियल और E इक्वेटोरियल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 के केस के लिए आपको याद होगा 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जब 90 आता है तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और अंडर द रूट कर देंगे। यहाँ पे रखते जाइए भाई, यहाँ पे पुट कर दीजिए टू के पी कोस थीटा डिवाइड बाई r3 इसका होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइड बाई r3 और इसका भी होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया जी हमारे पास। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए पहले ही। हमारे पास हमें पता है ये के भी कॉमन है, पी भी कॉमन है,
यहाँ पे P कॉमन है, K कॉमन है, 2 नहीं है लेकिन, और R क्यूब G कॉमन है। तो हमारे पास बाहर क्या आ गया जी, हमारे पास बाहर आ गया जी KP डिवाइड बाई R क्यूब, ये आ गया जी। अंदर क्या बच गया भाई, अंदर बच गया जी हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारा बच गया जी 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, और प्लस हमारे पास बच गया जी ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया भाई, सॉरी फॉर दैट, ये बच गया जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं भाई, ई नेट जो हमारे पास बनेगा वो बन गया भाई KP डिवाइड बाई R क्यूब अंडर द रूट में हमने इसको ओपन करके ऐसे लिख दिया भाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कर दिया फिर हमने इसको, यानी कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे। तो हम लिख देंगे जो भाई इसको KP डिवाइड बाई R क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया भाई जो हमसे पूछा गया था अभी, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक ऐसा पॉइंट जो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है और ना ही एक्सियल लाइन के ऊपर है। तो दोनों के दोनों कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं थी, ना एक्सियल के ऊपर है ना ही इक्वेटोरियल के ऊपर है। तो रिजल्ट बन गया बच्चे ये वाला, ये हो गया जो हमसे पूछा गया, ठीक है। अब मैं जो बात कह रहा था जी, एक तीर से 3 निशाने कैसे करेंगे, एक तीर चलाया, ये वाला तीर चल गया जी, एक निशाना लग गया, जो हमसे पूछा गया हमने निकाल दिया। अब अगर वो हमसे पूछता है कि भाई आपको एक्सियल लाइन के ऊपर बताइए, एक्सियल लाइन के ऊपर नेट कितना होगा, तो देखिए बेटा ई एक्सियल के ऊपर निकालना है। तो केस क्या बन गया आपका एक्सियल, ई एक्सियल का मतलब क्या है, ई एक्सियल का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इधर आ जाएगा, P पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट P, ये P पॉइंट बन जाता फिर आपका। इसका मतलब इसी को ई नेट को ई एक्सियल अगर आपको लिखना है तो ई एक्सियल इज इक्वल टू, या इसको पहले हम ई नेट लिख देते हैं, ई एक्सियल लिखना ठीक नहीं रहेगा, ई नेट इज इक्वल टू हमने लिख दिया है भाई KP डिवाइड बाई R क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। तो हम देखेंगे कि ई नेट एक्चुअल में क्या बन गया है, 2KP डिवाइड बाई R क्यूब बन गया है, और यही एक्चुअल में क्या है बेटा, ई एक्सियल भी तो है। तो देखिए दूसरा निशाना लग गया हमारा। अब हम तीसरा निशाना लगाएंगे। तीसरा निशाना हमारे पास ई इक्वेटोरियल के लिए कंडीशन क्या है, ई इक्वेटोरियल का मतलब है कि थीटा कितना हो जाए जी, 90 डिग्री, यानी कि ये थीटा 90 कब बनेगा जी, जब यहाँ पे हम इसको ऐसे लेंगे। तो ई इक्वेटोरियल ई नेट को हम जब थीटा 90 कर देंगे तो ई नेट कितना बना जी, KP डिवाइड बाई R क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। अब हमें पता है cos 90 0 होता है, तो हमारे पास ई नेट कितना बन गया बच्चे, ई नेट बन गया भाई KP डिवाइड बाई R क्यूब, और ये एक्चुअल में क्या था भाई, ई इक्वेटोरियल का ही तो रिजल्ट था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको 3 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िए तीनों को ध्यान से, उसको एक बार देखिए पढ़िए, लेकिन सिर्फ अगर वो हमसे एक्सियल भी पूछे या इक्वेटोरियल भी पूछे तो भाई यहाँ तक आके सिर्फ कंडीशन पुट करनी है और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, चाहे एक्सियल का ले लो चाहे भाई इक्वेटोरियल का ले लो। इसी को कहते हैं भाई एक तीर से 3 निशाने लगा देना, और हमने लगा दिए हैं भाई, ठीक है। और तीनों के तीनों हमारे बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, अपने एनर्जी को बचाना चाहते हैं, तो एक बार पढ़ के सिर्फ इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, एग्जाम में जब भी आता है इसको ठोक दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास, ये तो बात आ गई जी हमारी मैग्नीट्यूड की। अब इसमें रहता है जी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, देखिए भाई डायरेक्शन निकालेंगे जी अभी हम इसकी।
डायरेक्शन ई नेट की डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मोर द टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जी टेन अल्फा। तो टेन अल्फा किसके बराबर हो गया भाई? टेन अल्फा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये वाला आपके पास है भाई और बेस ये वाला हो गया जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई भाई? ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय कितना भाई? ई एक्सियल। ये बेटा आपके पास आ गया भाई अल्फा की वैल्यू। अल्फा निकालना है तो बेटा टेन इनवर्स कर दोगे और क्या है, और यहाँ पे लिख दोगे ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय व्हाट? ई एक्सियल। दिस इज द वैल्यू फॉर द डायरेक्शन। इस तरीके से आपके पास आपको डायरेक्शन भी मिल गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेटा हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा संबंध रहने वाला है। हम उसमें जब डायपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज को हम फाइंड आउट करेंगे। उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका इक्विलिब्रियम, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।